मुद्दा मोदी नहीं, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा भुखमरी है, मुद्दा सामाजिक आर्थिक असमानता है। तेजस्वी यादव। बिहार में महागठबंधन सरकार जनता से किए अपने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादे को कर रहा पूरा। अब तक 5 लाख युवाओं को मिली नौकरी। कार्यकाल पूरा होने तक 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के महागठबंधन सरकार की उपलब्धि और जनता से किए अपने वादे को पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे जनता से किए अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। बिहार की जनता से उन्होंने वादा किया था कि महागठबंधन की सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जिसमें आधा अभी पूरा हुआ है और शेष कार्यकाल पूरा होने से पहले कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो काम आजादी के बाद से अब तक किसी राज्यों ने नहीं किया, उसे भी पूरा कर बिहार ने देश के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का इशारा बिहार में किए गए जातीय गणना की ओर था। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज मधुबनी जिले के झंझारपुर में भूतपूर्व राज्यसभा सांसद, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और राजद की प्रधान महासचिव रहे स्वर्गीय प्रोफेसर रामदेव भंडारी के समाधि स्थल पर प्रतिमा अनावरण करने पहुंचे थे। झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय में थाना चौक के समीप स्वर्गीय रामदेव भंडारी के समाधि स्थल पर उनके आदमकद प्रतिमा अनावरण कर उप मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। प्रोफेसर रामदेव भंडारी को याद कर तेजस्वी यादव ने कहा कि बचपन से ही उनका लगाव रहा है। प्रोफेसर रामदेव भंडारी बिहार में शोषित वर्ग, दबे कुचले, पिछड़ों, अति पिछड़ों के सच्चे हिमायती थे। बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी उन्होंने समाजवाद के नारों को बुलंद किया। परोक्ष रूप से पीएम मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार सिर्फ जुमले वाली सरकार है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात भी जुमला साबित हुआ। 15-15 लाख सभी के खाते में देने की बात भी एक चुनावी जुमला था। अब मंदिर मस्जिद की बात कहकर देश में संप्रदाय आधारित राजनीति कर रहे हैं, जो देश के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। संविधान को बदलने की योजना पर मोदी सरकार काम कर रही है। राम मंदिर पर लोगों का ध्यान भटकाकर देश की सबसे समस्या बेरोजगारी, भुखमरी, सामाजिक और आर्थिक समस्या को छुपा रही है। मोदी सरकार में सबसे बड़ी समस्या मुद्दा को लेकर है। जब भी कोई मुद्दे की बात करता है तो उसके पीछे सीबीआई, आईटी, ईडी को लगा दिया जाता है। खैर, अब जनता भी इसे जान गई है। इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, बिहार सरकार के विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद, विधायक भारत भूषण मंडल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम लसन राम रमन, पूर्व विधायक सीताराम यादव, रामप्रीत पासवान, रामकुमार यादव, पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, स्वर्गीय प्रोफेसर रामदेव भंडारी के पुत्र राजीव चंद्र भंडारी, संजीव चंद्र भंडारी, मनोज चंद्र भंडारी, पत्नी माया देवी के साथ उनके पुत्र वधू भी अन्य मौजूद थे। झंझारपुर से चौथा स्तंभ की ब्यूरो रिपोर्ट। हम प्रणाम करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और फिर से स्वर्गीय रामदेव भंडारी जी के प्रति श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हुए उनके परिवारों को प्रणाम करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। अनावरण समारोह में उपस्थित देवेंद्र यादव जी, रामदेव जी की धर्मपत्नी श्रीमती माया देवी जी, बिहार सरकार में कानून मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद साहब जी, विधायक भरत मंडल जी, पूर्व मंत्री रामलखन रमन जी, पूर्व सांसद विश्व मोहन मंडल जी। था तब से हम उनको देखते रहे, तो हम तो बहुत छोटे थे और जब बड़े हुए तो मेरा पढ़ाई लिखाई, खेल, जब क्रिकेट खेलते थे तो दिल्ली ही रहना होता था। तो उस समय से हम देखते आ रहे हैं रामदेव भंडारी जी को कि किस तरह से पार्टी का काम में वो कभी पीछे नहीं हटते थे और पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो दूसरी नंबर का जो जगह होता है पार्टी में, तो वो रामदेव भंडारी जी को ही मिला हुआ। कोई ऐसा मीटिंग नहीं होता था
चाहे पार्लियामेंट में हो, कोई कमेटी का बैठक हो, कभी भी कोई बैठक नहीं छोड़ते। और दूसरे राज्य में भी राष्ट्रीय जनता दल बढ़े, वहां संगठन मजबूत किया जाए, वहां भी अनेक राज्यों में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा बुलंद रहे, तो दूसरे राज्य में भी घूम घूम करके वो पार्टी को सींचने का काम करते थे, बनाने का काम करते थे। सब लोग यहाँ जो है इस बात को मानते होंगे कि हम लोगों का अगर असली दुश्मन है तो बेरोजगारी ही असली दुश्मन है, भूखमरी ही असली दुश्मन है और महंगाई असली दुश्मन है। लोगों के साथ आर्थिक न्याय कैसे हो, सामाजिक न्याय के साथ साथ, ये हमारी महागठबंधन सरकार का पहला प्रायोरिटी है कि लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आज के दौर में हम लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने का काम करें। सरकार को 1.5 साल हुआ है बनते हुए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दोबारा महागठबंधन बना है, सरकार बनी है और 1-1.5 साल के भीतर जो देश में किसी राज्य ने जो काम नहीं किया उस काम को बिहार ने करने का काम किया। बड़ी उपलब्धि हुई। किसी भी 1932 के बाद किसी भी राज्य ने जो है जातीय जनगणना, कास्ट बेस्ड सर्वे आज तक नहीं कराया, खुद के पास पब्लिक डोमेन में नहीं डाला। आज बिहार सरकार ने जो हम लोगों का कमिटमेंट था जाति आधारित गणना कराने का, उसको हम लोगों ने किया। और कराने का मकसद क्या था? ताकि पता चले कि कौन लोग नाला साफ करते हैं, कौन जाते हैं, कौन लोग जो है भूमिहीन है, कौन लोग जो है बेरोजगार है, कौन लोग जो है एक कमरे में रहता है, कौन लोग जो है भीख मांगते हैं, कौन लोग ठेला चलाता है, फुटपाथ पे सोता है, ताकि हमारे पास आंकड़ा हो और सरकार उसी हिसाब से योजना बना करके उन गरीबों को हम लोग आर्थिक मदद करें। उन गरीब परिवारों को जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है उसको मुख्य धारा में हम लोग लाने का काम करें। यह इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया। नहीं कराते तो कैसे पता चलता कि गरीबी कौन कौन जाति में, किसकी कितनी संख्या है, किस हिसाब से किसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और कुछ लोग अलग अलग बात करते होंगे, लेकिन किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। सर्वदलीय सभी लोगों ने, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, दांत पीसती रहेगी, लेकिन हमारे निर्णय पर उन्होंने साथ दिया। ये मामूली बात नहीं है। इस काम में हम लोग लगे और पता चला कि स्वर्ण जातियों में भी गरीबी है। कोई ऐसा जात नहीं है जहां गरीबी नहीं है, ये पता चला। अब हम लोग क्या करें? पता करके आप लोगों को बता दिया गया किसकी कितनी संख्या है, क्या किसकी क्या स्थिति है, किस परिवार में सरकारी नौकरी है, किस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा चीज पता चल गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, ध्यान से सुनिएगा और सबको बताइए। निर्णय यही लिया गया कि जो परिवार के पास अपना जमीन नहीं है उसको महागठबंधन सरकार जो है 1 लाख रुपया का आर्थिक मदद करेगा ताकि वो जमीन ले सके। कहाँ पर हम तो अपना हिसाब दे रहे हैं, हम तो अपना हिसाब दे रहे हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करते। रीगा का चीनी मिल बंद था, हम जाके बोले थे 2020 कि रीगा का चीनी मिल जो है चालू कराएंगे। आज देखिए रीगा का चीनी मिल जो है हम लोगों ने जो कर्ज था किसानों को उसको भी देने का फैसला ले लिया। कैबिनेट चाहे उसको चालू कराने का भी फैसला हम लोगों ने लिया। तो हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। तालमी मरकज हो, तोला सेवक हो, इन सबों का मानदेय हम लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया, दोगुना करने का काम किया। तो काम हुआ है, काम चल रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो हर जगह जो है काम तो कर ही रहे लोग, और लोगों को फायदा हो, लाभ हो, इसके लिए हर एक प्रयास हम लोग करने का काम करें।
लेकिन देश की जो मौजूदा स्थिति है, जहां संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है, हम लोग नौकरी बांट रहे हैं, उधर से पीछे से लोग ईडी और सीबीआई बार बार घुसा देता है। अब तो लोग थक चुका है। अरे हम तो बचपने से ना देख रहे ईडी और सीबीआई, क्या होने वाला है इससे? कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो सांच को आंच किस बात का? हम लोग लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहे। लेकिन हमारा लड़ाई कोई मोदी जी से नहीं है, कोई अमित शाह जी से नहीं है। हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम यही पूछ रहे हैं ना भाई कि मोदी जी आपने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपया हर एक के खाता में देंगे, कहां गया? यही पूछ रहे। आप काला धन ला करके जो इनकम टैक्स भर देता है, उसको आप कह रहे थे कि वही काला धन लाएंगे तो उस सबको हम जो है बांटने का काम करेंगे। काहे नहीं आया काला धन? और आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद क्यों मेहुल चौकसी, कौन नीरव मोदी, ललित मोदी देश छोड़ करके भाग गया? आपके रहते हुए आप चौकीदार थे, तो चौकीदार तो चकमा दे करके लोग कैसे भाग गए भाई? और क्या क्या लेके भागा? बैंक में लूट के भाग गया, पूरा बैंक को कंगाल कर दिया गया, हजारों हजार करोड़ का लोन उठा करके भाग गया। इसका पैसा, आपका पैसा। अगर पूछो, अगर ये सवाल हम पूछते हैं तो क्या गलत करते हैं? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? मोदी जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? बोले थे। अगर यही बतवा हम पूछ रहे, मोदी जी बताइए कि आप 2 करोड़ रोजगार दीजिएगा हर एक साल। अब तो रेलवे में सब बैठा दिया, सबका निजीकरण कर दिया, रेल सेल भेल सब बेच दिया। जहां बेचना था बेचे, जो करना है कर ही रहे। लेकिन लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो अब उसमें हम क्या कर सकते? लेकिन आप सबको जागना पड़ेगा। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ। कि 1,20,000 रुपए देकर के मदद करेगी ताकि वो अपना पक्का मकान बना पाए। जो बेरोजगार है उनको जो है हम लोग आर्थिक मदद जो है हम लोग करने का काम करते हैं। उनको भी जो है हम लोग आर्थिक मदद करेंगे ताकि रोजगार की व्यवस्था करें। और चुनाव के समय हम लोगों ने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का। देश में पहला काम तो जाति जनगणना, दूसरा जो काम हम लोगों ने किया, जो आप एक साथ समझ रहे हैं, 1,22,000 लोग को नियुक्ति पत्र एक दिन में एक डिपार्टमेंट के लोगों को बांटा गया। पहला बहाली जब निकला शिक्षकों का 2.25 लाख, दूसरा चरण में 1.25 लाख, कितना हो गया सोच लीजिए। दूसरा चरण का भी अब परीक्षा खत्म हो गया। तो आपको पता होना चाहिए, पुलिस का बहाली, सिपाही का बहाली, दरोगा जी का बहाली, सारा मिलाकर के उस डिपार्टमेंट में 70,000 निकाला गया। कितना हो गया आप जोड़ लीजिए। स्वास्थ्य विभाग अभी 1,40,000 के आसपास, 1.5 लाख के आसपास अभी हम लोग काम करने जा रहे हैं। मतलब 1.5 साल नहीं हुआ जहां 5 लाख से ऊपर जो है बहाली जो है हर डिपार्टमेंट, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बहाली नहीं निकाली गई है। इस हिसाब का उपकार करें कि राम जी को मोदी जी का जरूरत है, भगवान राम को मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे, लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखा रहे कि राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। सब बेकार की बात। श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। गलत काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, राम राम जपते रहेंगे तो राम आपकी कृपा नहीं करेंगे। बात समझने की जरूरत है।
नेकी काम कीजिएगा, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। इसलिए दंगा फसाद इन सब से बचने की जरूरत है। ये देश सबों का देश है, सबों का कुर्बानी रहा है इस देश में आजाद करने में, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। जय हिंद का नारा, साइमन गो बैक का नारा, ये सब कौन लोग दिया था भाई? सब मुसलमान थे। तो ये बात समझने की जरूरत है। यहाँ लोगों के मन में घृणा पैदा की जाती है एक खास वर्ग के प्रति। इसलिए सब लोग मिलजुल करके रहिए, एक साथ रहिए, एक दूसरे का मदद कीजिए, तभी हमारा देश मजबूत हो पाएगा। इधर चीन कब्जा करते जा रहा है हमारा देश को, लेकिन खबर नहीं है। लेह के इलाकों में, लद्दाख के इलाकों में घुसते जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में उधर घुसते जा रहा है, हथियार है, लेकिन खबर नहीं। खैर, ये सब विषय होता नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे को वोट दीजिए, दे दीजिए। आपको तय करना है कि आपके साथ कौन खड़ा रहेगा। आप सब लोगों को तय करना है आपका भलाई कौन करेगा। तो इसलिए बड़े ही सोच समझ करके, और आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप वीडियो सब देखता है, रील बनाने का युग है। अरे बनाइए, देखिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कभी कभी भड़काऊ चीज उस पर आए तो उसका सच्चाई को भी पता करना आपकी जिम्मेवारी है कि नकली बना करके दिखाया जा रहा है कि ये असली बात है। भड़काया जाएगा, कोई भावनात्मक होने की जरूरत नहीं है। समझदारी का परिचय आप लोग देना है, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, तो इस तरह का माहौल बनाया जाएगा। इससे वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ही नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाते। ये जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, तो श्रद्धा है, हम तो मानते हैं भाई। अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है। जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है, तो तब से मेरी माफ कर दिया। तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे? हम लोग उस बात का नहीं कह रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, कन कन में है ना। जहां नियत साफ है वही भगवान है। लेकिन इन लोग कहेगा कि मंदिर बना दिए, ये बना दिए, भगवा ले आए। भगवा कितना आपके बाप दादा पर दादाओं से जाके पूछो, ये मोदी जी लाए हैं, कब से चल रहा है। इन लोगों का है क्या भगवा? अभी देवेंद्र जी बोल रहे थे भगवा झंडा क्यों? हमारा हरा भी है, नीला भी है, उजला भी है, काला भी है, हमारा भगवा भी है। कौन है भाई? कौन है भाजपा? इनका देन है क्या? हमारे तिरंगा में है भगवा, हरा है। लेकिन हरा लेके घूमेगा तो लोग बोलेगा देखो नफरत पैदा किया जा रहा है, ताकि आप लोग लड़ते रहिए और ये लोग इसी हिसाब से देश को लूटते रहे। तो इन सब चीजों से बचिए। और मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात कीजिए। मोदी जी जो है हर जगह केवल भाषण न देते हैं भाई। अरे भाषण के अलावा कुछ किए हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। यही ना चाहते हैं भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं। मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है भाई, बात समझ लेना। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है।
मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर जब भारी मार्केटिंग किया जाता है, बताओ, ये मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को लाखों में एक दिन में रोजगार दिया जा रहा है, मीडिया के लोग चुप। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान। जब मीडिया वाला आएगा तो तीन चीज के अलावा कुछ पूछता ही नहीं। एक वो पूछेगा हिंदू मुसलमान के बारे में, एक वो पूछेगा मंदिर मस्जिद के बारे में, एक वो सवाल करेगा ईडी का छापा के बारे में, और कुछ नहीं लेना देना। अरे भैया जागिए, दुख दर्द लोगों, हमारे में कमी है, हमारी कमी दिखाओ। और हम लोगों की कमी क्या है, आप तो बना करके हम लोगों को कमी दिखाते हैं, लेकिन उनकी कमी को छुपा करके जो नहीं भी करते हैं, भगवान राम का दर्जा मोदी जी को ये लोग दे दिया।